सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी हाइलाइट्स। और इसमें हम एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन डीपली पढ़ेंगे। और चैप्टर हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है 2.2 का टू द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, in which we will study about the pistil, megasporangium and the embryo sac. The first line is the gynoecium represent the female reproductive part of the flower. So, as we know that gynoecium is a female reproductive part, that is written here. The gynoecium may consist of single pistil or monocarpellary. So, the gynoecium which has single pistil, that is monocarpellary, or may have more than one pistil, is multicarpellary. So it is condition of apocarpus, a multicarpellary apocarpus gynoecium of Michelia. So ये apocarpus है, ठीक है। चलते हैं आगे। Each pistil has 3 parts. It is the dissected flower of hibiscus showing pistil. ठीक है। तो इसमें ये पिस्टल में ऊपर का जो पार्ट है दैट इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड हियर इज ओवरी विच इज अटैच्ड टू द थैलेमस. ओके, सो अगेन we will go on the para. So the stigma serve as landing platform of the pollen grain. तो जो स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसका? पॉलन ग्रेन का. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे अच्छे से अंडरलाइन करके रखा हुआ है. ये सब एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है. और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए कि पिस्टल का डायग्राम बना के दिखाइए, तो उसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों ही अच्छे से शो करना पड़ेगा. द स्टाइल इज द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बेंथ द स्टिग्मा. The basal bulk part of the pistil is ovary. Okay, inside the ovary is the ovarian cavity locule. The placenta is located inside the ovarian cavity. So जो placenta होता है वो ovarian cavity के अंदर पाया जाता है. Recall the definition and the types of placentation that you studied in class 11th. So class 11th में भी इसके बारे में आपको ज़रूर बताया गया होगा. यहाँ class 12th में उसका और थोड़ा सा डेप्थ है. ओके, सो arising from the placenta are the megasporangia. तो जो प्लेजेंटा होता है, प्लेजेंटा से ही मेगास्पोरेंजिया जो होता है वो फॉर्म होता है. So it is written here, arising from the placenta are the megasporangia, commonly called ovule, which is commonly called as ovule. Okay, which is written here, and I have underlined these lines. The number of ovules in an ovary may be 1, that is wheat, paddy, mango. वो plants जिसमें कि एक ओव्यूल होता है, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी, मतलब जो नंबर है ओव्यूल का एक ओवरी में वो एक होता है. वो कुछ प्लांट्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, दैट आर वीट, पैडी एंड मैंगो. जिसमें एक से ज़्यादा होता है वो है पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चार्ड्स. ओके, सो जिसमें एक से ज़्यादा होता है वो पपाया होता है, वाटरमेलन होता है, ऑर्चार्ड्स होता है. सो दिस पैरा इज फिनिश्ड एंड देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल. ठीक है, let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule, which is 2.7D. 2.7D यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बिल्कुल अच्छे से एक डायग्रामेटिक व्यू है. ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. द फर्स्ट पार्ट इज हाइलम एंड नेक्स्ट फ्यूनिसिल एंड माइक्रोपाइल एंड माइक्रोपाइलर पोल, outer integument, inner integument, nucleus and the embryo sac and chalazal pole. So अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा पार्ट कहाँ सिचुएटेड है और उसकी क्या वैल्यू है, तो हम उसे पढ़ लेते हैं, फिर हम दोबारा से यहाँ डायग्राम को ज़रूर देखेंगे. So the ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicule. सो जो फ्यूनिसिल है वो
एक स्टॉक है, ठीक है, और वो किससे कनेक्टेड है, प्लेजेंटा से. सो द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेजेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिसल. Next, the body of the ovule fuses with the funicel in the region called hilum. So, जो बॉडी है ओव्यूल की वो फ्यूज़ होती है कहाँ पर, फ्यूनिसल के साथ फ्यूज़ होती है, किस रीजन में, हाइलम के साथ, ठीक है. जो ओव्यूल है वो फ्यूज़ होता है फ्यूनिसल के साथ हाइलम रीजन में, ठीक है. सो द नेक्स्ट लाइन, दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिसल. सो अभी सो नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस है, फिर एम्ब्रियोसैक है एंड चैलेजल पोल. सो माइक्रोपाइलर पोल जो है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे चैलेजल पोल प्रेजेंट है, ठीक है. सो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैरा. enclosed within the integument enclosed within the integuments is a mass of cell called the nucleus. जो इंटीग्यूमेंट होता है उसके साथ एक मास ऑफ सेल होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं. सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल. जो न्यूक्लियस होता है सेल का उसके पास अबेंडेंट फूड रिजर्व होता है, ठीक है. लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट. सो एम्ब्रियोसैक इज ऑल्सो नेम्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट एज इट इज रिटन हियर. सो and ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. So here it is written the ovule is a single embryo sac which is formed from megaspore. Okay, so the next line, megasporogenesis, the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell, which is MMC, is called megasporogenesis. Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell MMC पर होता है, तो ये होता है माइक्रोपाइलर रीजन में, ठीक है, जो कि चैलेजल पोल के ऑपोजिट में ऊपर प्रेजेंट होता है. जिसके ऑपोजिट में चैलेजल पोल होता है वो होता है माइक्रोपाइलर एंड. वही माइक्रोपाइलर एंड जो हमने डायग्राम में देखा था उसी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है. Of the nucleus, it is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. So the micropylar region of the nucleus, जहाँ पर MMC जो है मेगास्पोर मदर सेल वो लाई करता है, उसकी पोजीशन की बात हमने कर ली. अब बात यहाँ पे हो रही है कि जो वो है दैट इज़ अ लार्ज सेल जिसमें साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. ओके, The MMC megaspore mother cell undergo meiotic division. A question is asked that what is the importance of MMC undergoing meiosis. तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मतलब मियोसिस करता है, उसका क्या फ़ायदा है. सो द आंसर इज मियोसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन 2.8 फिगर. 2.8 का जो ए है उसमें हमें बिल्कुल अच्छे से ये दिखेगा. तो मियोसिस जो होता है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मेगास्पोर्स बनाता है. 4 मेगास्पोर्स की प्रोडक्शन होती है इसमें, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है. तो हम फिगर को देख लेते हैं, आइए. सो हियर इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल है. ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये न्यूक्लियस और फिर मेगास्पोर डियाड. तो ये जो है ये एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से आपको ये फिगर दिख जाएगा. एनसीईआरटी का फिगर है, आप एक बार जा करके इसको दोबारा से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है. तो चलते हैं दोबारा से पैराग्राफ पे. यहाँ पर बात की गई है फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है. फीमेल गैमेटोफाइट इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द megaspore is functional while the other 3 degenerates. So जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें ये देखा गया है कि जो मेगास्पोर होता है उसमें से एक मेगास्पोर जो होता है, एक मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है एंड द रिमेनिंग 3 मेगास्पोर्स विच आर रिमेन दैट विल बी डीजनरेटेड, ठीक है. जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो होता है वो फंक्शनल होता है, ठीक है. Only the functional megaspore develop into the female gametophyte embryo sac. Okay, so here is written that कि जो मतलब एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही जो होता है वही
एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही आगे जाके डेवलप करता है और फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जिसे कि हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज, जो फंक्शनल था वो होगा डेवलप और बाकी 3 जो हैं वो डिजनरेट हो गए। ठीक है। तो जो एक जनरेट मतलब डेवलप किया, फंक्शनल जो था वही डेवलप करेगा। तो जो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हुई एक सिंगल मेगास्पोर से, उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ओके। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इस पैरा में। पूरा ही ये पैरा जो है ना, ये पूरा पैरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो a question is asked here, what will be the ploidy of the cells of the nucleus MMC, the functional megaspore and the female gametophyte? So here it is asked that you have to tell the ploidy of the cell of the nucleus MMC, the functional megaspore and the female gametophyte. So I have written the answer, that is 2n, 2n, n and n. So what is 2n, what is n? So आई विल टेल यू दैट जो 2n होता है उसका मतलब है डाइप्लॉइड और जो n है उसका मतलब है हैप्लॉइड। ओके। सो न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द इंट्यूगिमेंट्री, nucleus located in the integumentary have abundance reserve food material, 2n. And next MMC, which is megaspore mother cell, that is 2n. Functional megaspore, that is n, which is haploid. Female gametophyte is also haploid, which is written as n. Okay. So मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, आपको बता दिया है। ठीक है। Let's go to the next para of the next page. Okay. Let us study formation of the embryo sac in a little more detail. embryo sac की जो formation है उसकी डिटेल थोड़ा सा इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिगर 2.8 बी में इसके बारे में हमें बताया गया है। आइए उस फिगर को भी देख लेते हैं। सो फिगर 2.8 बी, 2, 4 and 8 nucleate stages of embryo sac and mature embryo sac. तो यहाँ 2.8 का जो बी है उसमें बिल्कुल अच्छे से 2, 4 and 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो होती है वो बिल्कुल अच्छे से एम्ब्रियो सैक की दिखाई गई है। एंड अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑल्सो रिप्रेजेंटेड हेयर। ओके। सो यहाँ पर देखिए ये 2 है, 2 न्यूक्लिएट स्टेज, 4 न्यूक्लिएट स्टेज एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ओके। सो द हेयर इट इज synogytes and egg, it is the central cell, 2 polar nuclei and these are the antipodals. ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड मायोटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। तो क्या है यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस है वो फंक्शनली डिवाइड होता है, फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड होता है मायोटोटिकली और 2 न्यूक्लियाई बनाता है। 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक दैट विल फॉर्म। ओके। विच मूव्स टू द ऑपोजिट पोल, और ये कहाँ जाता है, ऑपोजिट पोल की तरफ जाता है, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, और ये फॉर्म करता है 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। 2 मोर सिक्वेंटियल mitotic nuclear division results in the formation of 4 nucleate। जो mitotic न्यूक्लियर डिवीज़न है वो रिजल्ट करता है 4 न्यूक्लिएट की फॉर्मेशन में। एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सैक, और फिर वही 4 न्यूक्लिएट जो हुआ रहता है वो आगे जा कर के 8 न्यूक्लिएट होता है। सो 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ। ठीक है। It is of the interest to note that these mitotic division are, ये strictly free nuclear होता है। ठीक है। that is nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation। कि 2 से 4 बना, 4 से जब 8 बनेगा, ठीक है, तब क्या होगा कि जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है वहाँ पे सेल वॉल जो होता है वो लेट डाउन हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट की होगी, जिसे कि हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है।
Next line. Observe the distribution of the cell inside the embryo sac in 2.8 B and C. Okay, so we will look to these figures. 2.8 ka B and this is the C. Okay, we will have to see that B I have explained you already, but again I will explain you. This is 2 nucleate stage, 4 nucleate stage, 8 nucleate stage, and here is the mature embryo sac which have antipodals, 2 polar nuclei, central cell, egg, and the cyanurids. Okay, so micropylar end is here and chalazial end. These antipodals are closely located here. These are antipodal, polar nuclei, and central cell, then central cell and egg. Okay, so here are the cyanurids and the filiform apparatus micropylar end है, फिर filiform apparatus है, then cyanurids, then egg, and this whole structure is central cell, and these two are polar nuclei here. यहाँ पे एंटीपोडल्स हैं. ठीक है, ये भी बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. जो 6 मतलब कि न्यूक्लियाई होंगी, उन 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं वो सराउंडेड होंगी सेल वॉल के थ्रू. ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल. देख सकते हैं. ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कहाँ पे है? सेंट्रल सेल के पास है. ठीक है, सेंट्रल सेल में है, एग के नीचे यहाँ पर. ठीक है, ये देख लिया हमने. ठीक है, कि पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है. So the next para, there is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac. So the next line, the 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. Turn consist of 2 cyanurids, और जो egg apparatus है उसमें 2 cyanurids हमें देखने को मिलते हैं. 2 cyanurids and 1 egg cell, और एक egg cell होता है. The cyanurids has special cellular thickening at the micropylar tip called the filiform apparatus. ठीक है, जो cyanurids होते हैं वो स्पेशल सेलुलर थिकनिंग के अंदर होते हैं जिसे कि माइक्रोपाइलर टिप कहा जाता है. वो माइक्रोपाइलर टिप जो होता है वो फिलीफॉर्म apparatus होता है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द pollen tube into the cyanurids. 3 cells are at the chalazial end and are called as antipodal. So here we can see the diagram. 3 cells are on the end of the chalazial end and they are antipodal. Okay, so the next line is the large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate is 7 cell. So एक मैच्योर्ड एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें एम्ब्रियो सेक जो प्रेजेंट होता है मैच्योरिटी के टाइम पे, वहाँ पे 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल होते हैं. ये आपसे MCQ के थ्रू ज़रूर पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन आंसर शॉर्ट 1 वर्ड आंसर में भी पूछा जा सकता है. इसे ज़रूर याद करें. ये पूरा जो ये है पैरा, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैंने सब जगह जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर रखा है. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिनेशन. 2.2 का 3 है. In the preceding section, you have learned that the male and the female gametes in the flowering plant are produced in the pollen grain and the embryo sac respectively. So हम पढ़ चुके हैं फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. सो द नेक्स्ट लाइन, एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल. तो दोनों ही जो गैमेट्स हैं, आइदर इट इज़ फीमेल गैमेट, आइदर इज इट मेल गैमेट, दे बोथ आर नॉन मोटाइल. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन मोटाइल? अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ. नॉन मोटाइल मतलब वो अपने से मूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, they have to be brought together for fertilization to occur. So transfer of pollen grain shed from the anther.
सो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का, शेड होता है वो एंथर से, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन, ठीक है, वो शेड होता है एंथर से और स्टिग्मा में जाके लैंड करता है, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन करते हैं। अगेन आई विल रिपीट, पॉलिनेशन में होता क्या है मैं बता दूं कि पहले जो मतलब पॉलन ग्रेन होता है वो एंथर से शेड होता है और वो जा कर के स्टिग्मा जो होता है पिस्टिल का ना, वहाँ पे जा कर के लैंड करता है। द होल प्रोसेस इज, मतलब एक पॉलन ग्रेन का शेड होना और स्टिग्मा पे जाना, वो पूरा प्रोसेस पॉलिनेशन होता है। Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. So pollination के लिए मैंने बताया ही था कि नॉन मोटाइल है तो खुद से तो वो जाएंगे नहीं, तो उसके pollination एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होती है, ठीक है। और अब जान लेते हैं कि पॉलिनेशन किन किन प्रकार के होते हैं, पॉलिनेशंस के टाइप भी होते हैं, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। सो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो पॉलन कैसा है उसके बेसिस पे सोर्स ऑफ पॉलन कैसा है, उसी के बेसिस पे पॉलिनेशन के 3 टाइप्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। और वो 3 टाइप में से पहला है, द फर्स्ट इज ऑटोगैमी। In this type, pollination is achieved within the same flower, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower. Figure 2.9a. So होता क्या है कि जो ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी एक तरीके की पॉलिनेशन है जिसमें होता ये है कि पॉलिनेशन जो है वो सेम फ्लावर में होती है। सेम फ्लावर में होती है का मतलब ये कि जो पॉलन ग्रेन है जो कि एंथर से आया है वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा और वो सेम फ्लावर का एंथर होगा जिसमें से पॉलन ग्रेन निकलेगा और वो सेम फ्लावर का स्टिग्मा होगा जिस पे जा कर के पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, ठीक है। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर and the stigma, complete autogamy is rather rare. Autogamy is a such flower require synochrony in pollen release and stigma receptivity. So stigma की receptivity भी होनी चाहिए. The anther and the stigma should lie close to each other. Next line is, some plants such as Viola, common pansy, oxalis and commelina produce 2 type of flowers, ठीक है। तो जो वायला है जिसे कि हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्जालिस, कॉमलिना, ठीक है, ये कुछ फ्लावर्स हैं जिसमें कि हमें मतलब कि इस टाइप का ऑटोगैमी जो है, इस टाइप का पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो लास्ट फ्लावर मैंने बताया कॉमलिना, दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, वन इज कैस्मोगैमस एंड अनदर इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। और इन फ्लावर्स की फ़ोटो मैंने यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिख रही होगी, ऑक्जालिस, वॉइला, कॉमलिना। कॉमलिना के जो 2 फ्लावर हैं कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, मैंने उनकी भी फ़ोटो लगाई हुई आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे दिखते हैं दिखने में ये, और फ़ोटो भी मैंने इसलिए लगा दी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो क्लोजली ऑल्सो आई विल शो यू। जो पहला आपको दिख रहा है ये पहला फ्लावर है ऑक्जालिस, ठीक है। उसके बाद है जो सेकेंड नंबर, ये तो सेकेंड नंबर जो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है कॉमलिना, जिसमें 2 फ्लावर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज कैस्मोगैमस एंड दिस द नेक्स्ट क्लिस्टोगैमस, ओके। सो मैंने आपको फ्लावर्स दिखा दिए एंड द लास्ट वन इज वॉइला। So the next line, in such flower the anther and stigma lie close to each other. मैंने बताया कि स्टिग्मा और जो एंथर इस ऐसे टाइप के फ्लावर्स में पास रहते हैं ताकि आसानी से पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। When the anther dehisces in the flower, birds pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. Thus clistogamous flower are invariably autogamous. There are no chances टू बी ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग, ठीक है, इसमें कोई चांस नहीं होता है कि क्रॉस पॉलन लैंडिंग होगी।
तो नेक्स्ट लाइन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। और एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर मतलब कि पॉलिनेटर जैसे मैंने बताया कि बीज बटरफ्लाई होती हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन पॉसिबल होता है, उन्हें हम पॉलिनेटर कहते हैं। पॉलिनेटर मतलब कि वो एजेंट्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि बीज हो गए, बटरफ्लाई हो गया, बर्ड हो गया, ये सब, ठीक है, दैट ऑल आर पॉलिनेटर्स। तो उनके बिना भी सीड सेट जो होता है इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। डू यू थिंक द क्लिस्टोगैमस एडवांटेजिनियस और डिसएडवांटेजियस? तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर है वो एडवांटेजिनियस है या डिसएडवांटेजिनियस है, और क्यों है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। क्लिस्टोगैमी जो है, क्लिस्टोगैमी एक सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी एक सेल्फ पॉलिनेशन है जिसमें कि परमानेंटली क्लोज्ड सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हमने देखे हैं, मतलब बहुत आसपास रहने वाले इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। एंड सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर लीड टू लेजर जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जेनेटिक अंतर, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। बहुत कम जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, लेसर जेनेटिक डाइवर्सिटी आर सीन इन सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर, ओके। सो द नेक्स्ट लाइन इज सीड डिस्पर्जल। नेक्स्ट जो इसका कारण है वो है सीड डिस्पर्जल। ये हम एडवांटेज कह सकते हैं। सीड डिस्पर्जल डज नॉट टेक प्लेस इन इट ड्यू टू क्लोज फ्लावर, ठीक है। Seed set is not dependent on pollinators as they are self fertilized, ओके। सीड सेट जो होता है वो पॉलिनेटर पे डिपेंड नहीं रहता है। क्यों नहीं डिपेंड रहता है? क्योंकि वो खुद ही मतलब कि सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेटिंग है, खुद से इनमें पॉलिनेशन होती है, वही लिखा है सेल्फ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। So the next type of pollination is geitonogamy, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि सेम प्लांट रहेगा, बट जैसे एक प्लांट दूसरी जगह, एक प्लांट दूसरी जगह, पर वो सेम रहेंगे, मतलब एक ही प्लांट रहेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक ही प्लांट रहेगा और उसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा एंथर से स्टिग्मा पे, ठीक है। ऑल्दो गैइटोनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू होती हैं, ठीक है। जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में होता क्या था कि मतलब एक फ्लावर है, उसी फ्लावर में स्टिग्मा भी रहता था और एंथर भी रहता था, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें मतलब भी सेम फ्लावर रहेगा, बट एक प्लांट दूसरी जगह और एक प्लांट दूसरी जगह, बट सेम स्पीसीज़ का प्लांट रहेगा, अलग अलग नहीं, सेम प्लांट रहेगा, ठीक है। बस उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं थी, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये सब। Next is cynogamy, transfer of pollen grain from anther to the stigma of the different flower. Figure 2.9b. This is the only type of pollination which during pollination bring genetically different type of pollen grains to the stigma, ठीक है। तो ये साइनोगैमी जो होता है ना, ये दूसरे प्लांट्स, मतलब एंथर किसी का रहेगा, स्टिग्मा किसी का रहेगा, ठीक है। मतलब एक एंथर है, वहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे डिफरेंट प्लांट पे जा कर के लैंड करेगा, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा कर के लैंड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, इस प्रोसेस को साइनोगैमी कहते हैं, ठीक है। और इस टाइप की जो पॉलिनेशन होती है इसमें हमें जेनेटिक डिफरेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है वो दूसरा है, दूसरे प्लांट्स का है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है 2.9 का बी, ठीक है। ये है क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था वोइला, ये वोइला का फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, ठीक है। और जो सी है, दिस इज़ द क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जिसके बारे में मैंने बताया था, क्लिस्टोगैमस कॉमिलीना का टाइप है, ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की गई है। ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और ये है कैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है, ये हो गया।
डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, मैंने बताया था कि पॉलिनेशन जो है वो उसके लिए एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उन एजेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्लांट यूज टू अबायोटिक टू एबायोटिक, विंड एंड वाटर, ठीक है। एबायोटिक में दो तरीके का विंड और वाटर के थ्रू मतलब कि पॉलिनेशन होती है, और दूसरा है वन इज़ बायोटिक, जिसमें कि एनिमल होते हैं एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। ओके, सो द नेक्स्ट लाइन इज मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं, ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज़ ए बायोटिक, बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ए बायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water। pollen grain जो है वो मतलब कि विंड और वाटर दोनों के ही थ्रू मतलब कि पॉलिनेशन शुरू करता है। ओके, सो टू compensate for the uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen which compared to the number of ovule available for the pollination। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक प्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट में, एक इतनी अमाउंट पॉलन की मतलब कि वो रिलीज़ करता है एक फ्लावर कि जितने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कि इतना करता है कि हाँ वो आराम से उसके लिए अवेलेबिलिटी हो, उसकी कमी ना हो, पॉलन ग्रेन रहता है और वो जा कर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, और ठीक है, when compared to the number of ovule available for pollination। सो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। और जो टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के, कौन कौन से टाइप है, जाइनोगेमी, जाइटनोगेमी एंड ऑटोगेमी, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे। और ज़्यादा अगर मैं इसमें और आगे बताती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जहाँ भी अगर इसमें कोई कमी हो गई है मैं उसे पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे आप बताइएगा अगर कमेंट्स में, तो मैं टेलीग्राम की चैनल है मेरा, मैं उस पर मैं ज़रूर नोट्स, इसके शॉर्ट नोट्स डाल दूँगी, ठीक है। वो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, तो थैंक यू।